हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल SSR विद्या केंद्र पर स्वागत है। जैसा कि आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.3 के जितने भी उदाहरण दे रखे हैं उनको आज इस क्लास में खत्म कर देंगे और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्नावली 3.3 का जो पहला उदाहरण दे रखा है उदाहरण नंबर 8। तो उदाहरण नंबर 8 क्या बोल रहा है इसकी हम बात करते हैं। तो उदाहरण नंबर बोल रहा है 8 कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात दे रखा है 9:7 है। ठीक है, और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। ओके, ये आय का अनुपात है, ये खर्च का अनुपात है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2,000 रुपए बचा लेता है, कितने रुपए बचाता है? 2,000 रुपए बचाता है, तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। यानी कि उनकी सैलरी याद करने के लिए महीने में कितना कमा लेते हैं, मासिक आय बताने है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा क्वेश्चन को करने से पहले, तो हमें जो दे रखा है इनकी आय किस में दे रखी है? अनुपात में दे रखी है। जैसे इनकी जो व्यक्तियों की आय है, मान लो ये पहला व्यक्ति, ये दूसरा व्यक्ति, तो दो व्यक्ति हैं, पहला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति। तो पहले दो व्यक्ति हैं तो जो पहली आय है 9 है वो पहले व्यक्ति का है अनुपात में, और दूसरी 7 है वो दूसरे व्यक्ति की है। और ये दे रखे हैं अनुपात में, यानी कि पहले व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति की आय का अनुपात दे रखा है 9:7। तो इसका कहने का मतलब है कि पहला व्यक्ति अगर 9 रुपए कमा रहा है तो दूसरा व्यक्ति कितने कमा रहा है? 7 रुपए कमा रहा है। ठीक है, इसके कहने का मतलब ये है। लेकिन आपको ये समझ आना चाहिए कि अनुपात हटाते कैसे हैं। ठीक है, ये तो अनुपात में लिखे हैं लेकिन अनुपातों को हटाते कैसे हैं, तो आपने एक छोटी भी क्लास में पढ़ा होगा, क्लास 6 में भी अनुपात पढ़ा होगा, क्लास 7 में भी अनुपात पढ़ा होगा। ठीक है, तो वहां पे आपने जब अनुपात पढ़ा था तो जो अनुपात होता है इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी चर से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे अगर आपको अनुपात हटाना है तो आप क्या करोगे? इसके साथ x लगा दो, इसके साथ x लगा दो, तो अनुपात हट जाएगा। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना? जो चर आप इसके साथ लगाओगे वही चर आपको इसके साथ लगाना पड़ेगा। जब अनुपात हटाओगे जो चर इसके साथ लगाओगे वही चर इसके साथ लगाना पड़ेगा। ऐसा मत कर देना कि जो 9 है इसके साथ तो x लगा दिया लेकिन 7 के साथ y लगा दिया, तो ये हो जाएगा गलत। तो दोनों में अगर इसमें x से गुणा करो तो इसमें भी x से ही गुणा करोगे। अगर 9 है इसमें y से गुणा कर रहे हो तो इसमें भी 7 में भी y ही होना चाहिए। तो ये दोनों सही है, लेकिन ये क्या हो गया? गलत। समझ रहे हो कुछ? अब 9:7 है ये, अगर इसमें a लगाओगे 9a, तो 7 में भी आपको a ही लगाना पड़ेगा तो अनुपात हटेगा। अब ऐसा क्यों करते हैं? इस लॉजिक को समझाने के लिए पूरा 1 घंटा जाएगा, आधा घंटा, लेकिन वो आपको इतना नहीं समझना है, छोड़ो, छोटी क्लास की बात है। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना, जब अनुपात हटाता है तो समान चर से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, अब आयो यहाँ पे, तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दो व्यक्तियों की आय का ही तो अनुपात दे रखा है, ये आय का। ठीक है, 9:7 लिखेंगे। माना माना आय बराबर, दो व्यक्ति हैं तो दोनों व्यक्ति की आय का अनुपात है। पहले व्यक्ति की आय 9 है तो दूसरे व्यक्ति की कितनी आय है? 7। अनुपात हटाओगे तो क्या लगेगा? इनके साथ x लगा दो, तो पहले व्यक्ति की आय हो जाएगी 9x, कॉमा दूसरे व्यक्ति की हो जाएगी 7x। ठीक है, तो ये क्या है? आय। ऐसे ही उनके खर्च का अनुपात दे रखा है, क्या दे रखा है? खर्च। तो ये भी क्या है? अनुपात ही है, लेकिन ध्यान ध्यान रखना, जो चर आपने पहले अनुपात में यूज कर लिया है x, वो आप दूसरे अनुपात में यूज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आप इसमें भी लिख दो 4x और 3x, नहीं, तो ये हो जाएगा गलत। जो चर आपने इसमें यूज कर लिया तो वो चर आप इसमें यूज नहीं कर सकते, दूसरा चर यूज करोगे। कौन सा करें? बाई कर लो। ठीक है, तो जब अनुपात को उठाओगे तो इसमें 22 से गुणा करोगे तो 3 में भी 22 से ही करोगे आप। ठीक है, तो ये पहले व्यक्ति की आय है तो ये दूसरे व्यक्ति की आय है, ये पहले व्यक्ति का खर्च है तो ये दूसरे व्यक्ति का खर्च है। क्लियर है? तो अलग अलग चर से, इसमें x से है तो इसमें भी 22 होना चाहिए, सेम से नहीं होना चाहिए। ठीक है,
इसके पीछे का लॉजिक बहुत बड़ा है, इतना टाइम है नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब उसने बोला यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने 2,000 रुपये बचा लेता है, ठीक है, तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। ओके, कर लेते हैं, क्या बात है। देखो सिंपल सी बात है, देखो अगर आपकी जॉब लग जाए और आपकी जो आय है 30,000 रुपये, कितनी है, 30,000 रुपये, और अगर आपने खर्च कर दे, सपोज करो 30,000 में से आपने 20,000 खर्च कर दे, कितने खर्च कर दे, 20,000, तो बचे कितने आपके पास, तो आप बोलोगे तुरंत कितने बचे, 10,000। 30,000 में से 20,000 खर्च, बचे कितने, 10,000। आपने कैसे पता किया, आपने पता किया कि 30,000 मेरे पास थे जिनमें से मैंने खर्च कर दिए 20,000, यानी कि आपने 30,000 में से 20,000 घटा दिए, आपके पास कितना आ गया, 10,000, ये तो बचा। और ये 30,000 क्या था, हमारा आय, क्या था, आय, और ये क्या 20,000 था, खर्च, और जो आया क्या, बचत, क्या आई, बचत, यानी कि आय में से आपने खर्च घटाया तभी तो आपकी बचत आई। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बना, क्या फॉर्मूला बना, कि आय में से जब आप खर्च घटाते हो तो क्या आती है, बचत आती है। और जबकि बचत कितनी देगी रखी इनकी, 2,000। तो अगर बात करें पहले व्यक्ति की, पहले व्यक्ति की, पहले व्यक्ति की अगर बात करूं, पहले व्यक्ति की बचत, ठीक है, तो पहले व्यक्ति की बचत, देखो दोनों 2,000 बचा रहे हैं, पहला व्यक्ति भी 2,000 बचा रहा है, दूसरा व्यक्ति भी 2,000 बचा रहा है, ठीक है, लेकिन ये पहले व्यक्ति की आय है, ये दूसरे व्यक्ति की आय है, तो ये पहले व्यक्ति का खर्च है, तो ये दूसरे व्यक्ति का खर्च है, ठीक है। अगर आप पहले व्यक्ति की बचत निकालोगे तो आय में से खर्च घटाओगे जब भी तो बचत आएगी। तो पहली व्यक्ति की आय कितनी है, 9x, तो इसका खर्च कितना है, पहले व्यक्ति का 4 तो आय में से खर्च घटा दिया तो जब भी तो बचत आएगी, और बचत कर कितना रहा है, 2,000, तो बराबर 2,000, सिंपल। तो ये क्या बन गया मेरा, ये बन जाएगा समीकरण 1। तो ऐसे ही दूसरे व्यक्ति की निकाल लो, दूसरे व्यक्ति की बचत, दूसरे व्यक्ति की बचत आ जाएगी ना, इसी प्रकार। तो दूसरे व्यक्ति की बचत बात करें तो दूसरे व्यक्ति की आय कितनी है, 7x, और ये खर्च कितना कर रहा है, 3y। जब आप आय में से खर्च माइनस करो तो बचत ही तो आएगी कितनी, 2,000। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो ये बन गया समीकरण 1, ये बन गया समीकरण 2। अब आप इनको हल कर लो, आओ करते हैं, देखो। तो इसको मैं हटाता हूँ, ये तो आपको समझ आ गया होगा। तो ये आ गया आपका समीकरण 1, ये आ गया समीकरण आपका 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि दोनों 2,000 बचा रहे हैं, 2,000, ठीक है, ध्यान रखना। तो किसको गायब करें यहाँ पे, यही बेड़ा बना है। देखो इसके साथ 9, इसके साथ 7 है, सभी के साथ अलग अलग गुणांक, बाई के साथ भी अलग अलग गुणांक है, ठीक है, तो गायब किसको करें। लेकिन ये देखो 9 और 7, 7 का गुणा करो इसमें, और 9 का 7 में 9 का गुणा करो 63 हो जाएगा। लेकिन जब 4 और 3 को गुणा करो, 3 का इसमें 12 और 4 का इसमें 12, तो ये कम कम हो रहे ना, इसको कर लो ना, बाई को गायब करो यहाँ पे। तो सिंपल सा लिखो आप यहाँ पे कि समीकरण 1 में जगह यार एक तो कम पड़ रही है, ठीक है, मैं इसको उठा दूंगा, ठीक है, यहाँ पे करते हैं। जो तो समीकरण 1 में बाई को मैं उठा रहा हूँ, तो जो आपस में उल्टा करना पड़ेगा ना गुणा, 3 का ऊपर 4 का नीचे, 4 में 3 का गुणा करना पड़ेगा, यानी कि समीकरण 1 में 3 का गुणा करना पड़ेगा, और समीकरण 2 में कितने से गुणा करना पड़ेगा आपको, 3 को 4 से गुणा करना पड़ेगा, है ना। अब देखो दोनों माइनस माइनस के हैं, दोनों बाई क्या है, बाई को उठा रहे हो, दोनों बाई माइनस माइनस के हैं, तो माइनस माइनस का मतलब क्या है, घटाना है, ठीक है। अब घटाना है, ठीक है, तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करो, पहले करो, 9 के 27x माइनस के 4 के 12 बाई बराबर के 3 दूनी 6,000, ठीक है। अब ऐसे समीकरण 2 में 4 से गुणा करना है, तो 7 चौके 28x, ठीक है, और माइनस के 4 ते 12 बाई बराबर 4 का इसमें गढ़ो गुणा, तो 4 दूनी 8, यही आएगा ना। अब घटा रहे हो तो चिन्ह तो बदलने पड़ेंगे, ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, माइनस का प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का माइनस का हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो
जब सॉल्व करोगे देखो प्लस माइनस के 12/12 कैंसिल, ठीक है। अब देखो माइनस के 18x में से प्लस के 17x गए तो माइनस के x बचे, है ना, बराबर माइनस के 8 में से प्लस के 6 गए तो माइनस के 2 बचे। अब माइनस माइनस से दोनों साइड कैंसिल हो जाता है तो x बराबर कितना आ गया 2000, तो x का मान आ गया 2000, ठीक है। अब ऐसे यहाँ से y का मान निकालो, किसका मान निकालो y का, तो y का जब आप मान निकालोगे जो x का मान है या तो आप समीकरण 1 में रखो या समीकरण 2 में रखो, ठीक है। लेकिन हमें y का मान निकालने की कोई जरूरत है ही नहीं, y का मान निकालने की यहाँ पे कोई जरूरत तो है नहीं, बाकी आप निकाल सकते हो इसमें रखे। लेकिन उसने पूछा क्या है तो उनकी मासिक आय ज्ञात करनी है, आय, तो आय ये है 9x 7x, तो यहाँ पे x की वैल्यू रखो दोनों की आय आ जाएगी, तो y से तो हमें निकालने की जरूरत है नहीं, तो सिंपल से इतना क्यों करेंगे y का मान निकालेंगे, ठीक है। तो आय बताएंगे, तो आय बतानी है ना आय, तो पहले व्यक्ति की जो आय होगी कितनी है 9x, 9x है ना, तो बराबर 9 इंटू एक्स का मान कितना रखोगे 2000, कितना रखोगे 2000, तो 9 दिन 18,000 हो गई पहले व्यक्ति की आय। अब ऐसे दूसरे व्यक्ति की बता दो, तो दूसरे व्यक्ति की कितनी है 7x आय, तो बराबर 7 इंटू एक्स का मान कितना रखोगे 2000, बराबर तो 7 दूना 14,000, ठीक है। तो पहले व्यक्ति की आय आ गई 18,000, दूसरे व्यक्ति की आ गई 14,000, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते थे, ज्ञात कर सकते थे। अगर आपसे खर्च पूछता सीधा सीधा तो आप बाई का मान निकाल लेते। देखो इसमें अगर आपसे आय पूछे तो एक्स का ही मान निकालना, अब एक्स का मान जब ही निकलेगा जब आप बाई को कैंसिल करोगे पहले, अगर आप पहले एक्स को गायब कर देते तो बाई का निकलता, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात का। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को हल करना है। बताओ बड़े प्यार से मैंने समझाया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए आप, ठीक है। इसको तो केजी नर्सरी वाले बच्चे भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। क्लियर है इतना क्वेश्चन, और ये क्लियर है तो अब चलते हैं उदाहरण नंबर 9 की तरफ, ठीक है। अब आपके सामने जो है उदाहरण नंबर 9, तो उदाहरण नंबर 9 क्या बोल रहा है देखिए, तो विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्न रेखिक समीकरण युग्म के सभी संभव हल ज्ञात कीजिए। तो कौन से रेखिक समीकरण युग्म के, ये तो इसमें दे रखा है पहला समीकरण ये, दूसरा समीकरण ये, तो इनको विलोपन विधि से हल करना है, ठीक है। तो विलोपन विधि से हल करोगे तो सबसे पहले यहाँ तो x को गायब करोगे या y को गायब करो, तो किसको गायब करें, आप किसी को भी गायब कर लो। यहाँ पे देखो गुणांक की बात करें तो सभी के गुणांक क्या है अलग अलग, सभी के गुणांक अलग अलग है, तो ये ना तो यहाँ पे सभी देखो प्लस प्लस के दे रखे हैं, अगर प्लस माइनस का दे रखा होता कोई तो पहले उसको गायब करते, वो भी नहीं दे रखा है, तो क्या करें किसी को गायब कर लो ना। अब देखो अगर इसको गायब करो तो एक्स को, तो दो में कितने से गुणा करो कि 4 बन जाए, तो 2 से गुणा कर दोगे, 2 में तो 4 बन जाएगा। जब आप इसमें 2 से गुणा करोगे समीकरण 1 में, तो इसमें भी 2 से गुणा करो तो ये भी 6 बन जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे तो अगर सिंपल सी बात है कि समीकरण 1 में आप 2 से गुणा कर दो, ठीक है, और सभी प्लस के हैं, तो जब प्लस के होते हैं दोनों तो क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है, तो गुणा करने के आपको घटाना पड़ेगा, कौन सा इसमें से समीकरण नंबर 2, देखो गुणा करो, तो गुणा करोगे समीकरण 1 में 2 का तो कितना हो गया 4x, बराबर हो गया कि नहीं हो गया 2 के, तो 2 में तो गुणा करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। अब देखो 2 का इसमें करो तो प्लस के 6y, ये भी 6y, ये भी 6y, ये तो ये भी बराबर हो गया, ठीक है। अब 8 में करोगे तो 8 दूनी 16, अब इसमें से आप घटाओगे कौन सा समीकरण नंबर 2, यानी कि 4x प्लस 6y बराबर 7, घटाओगे, जब घटाओगे तो चिन्ह आपको बदलने पड़ेंगे। अब बदलोगे तो प्लस के 4x माइनस के 4 कैंसर, ये भी देखो प्लस के 6y माइनस के 6y ये भी कैंसर, इधर बचा क्या फिर 0, उधर क्या बच रहा है 16 में से 7 गया तो कितना बच रहा है, 16 में से माइनस के 7 जाएगा तो कितना बचेगा 9, ये यहाँ पे आ रहा है 0 बराबर के 9, क्या कभी 0 9 के बराबर हो सकती है, 9 के बराबर 9 ही होगा ना, 9 के बराबर 9 ही होगा, 0 के बराबर नहीं हो सकती 9 के, तो यहाँ पे तो कोई हल निकल ही नहीं रहा है भाई, यहाँ पे कोई हल निकल ही नहीं रहा है, कोई सॉल्व हो ही नहीं रहा है यहाँ से आगे। जब सॉल्व नहीं हो रहा है तो लिखेंगे, तो इसके जो हल होंगे पता है क्या होंगे, कोई हल नहीं होगा भाई, 0 बराबर 9 को कैसे हो जाएगा भाई, अगर यहाँ पे 9 आ जाता तो मानते हैं भाई कोई हल है, 9 के बराबर 9 होता तो क्या होते अनेक हल हो जाते, जब दोनों बराबर हो जाते 9 9 तो अनेक हल होते,
लेकिन यहाँ पे जो है ये दोनों बराबर ही नहीं आ रहे। जब बराबर नहीं आते हैं तब क्या होते हैं, तब कोई हल नहीं होता। तो लिखोगे अतः, अतः कोई, कोई हल, हल नहीं है। अतः कोई हल नहीं है, इसका कोई संभव हल ही नहीं है। तो बस इतना हल करना है इसमें, बताओ कर लोगे। अगर आप वैसे देखना चाहो A1/A2, तो अगर A1/A2 से देखना चाहोगे तो A1/A2 कितना आएगा, 2। A1 कितना है, 2। A2 कितना है, 4। ये कितना आ गया, 1/2। ऐसे B1/B2, तो B1 कितना है, 3। और B2 कितना है, 6। कितना आ गया, 1/2। अब देखो C1/C2 कितना है, 8/7। ठीक है, तो ये दोनों पहले बराबर आ रहे हैं, ये दोनों देखो बराबर हैं, यानी कि A1/A2 बराबर आ रहा है B1/B2 के, ये दोनों बराबर हैं। क्या ये इसके बराबर नहीं है, यानी कि B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। जब अंतिम बराबर ना हो, पहला बराबर है लेकिन अंतिम बराबर ना हो, तो कोई हल नहीं होता है। आपको बताया था, नहीं बताया था? लेकिन आपको इतना नहीं लिखना है, सिर्फ आपको इतना ही लिखना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, बताओ कर सकते हो नहीं कर सकते हो। तो उदाहरण नंबर में कुछ नहीं है 9 में। तो अब चलते हैं उदाहरण नंबर 10 की तरफ। तो अब देखिए उदाहरण नंबर 10। तो उदाहरण नंबर 10 की बात करें तो ऐसा कुछ इसके जैसा कुछ उदाहरण जो है, एक क्वेश्चन जो हमने प्रश्नावली 3.3 में भी किया था। ठीक है, उदाहरण क्वेश्चन नंबर 2 के भाग में, तो कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है ये भी। तो 2 अंकों की एक संख्या, ठीक है, 2 अंकों की संख्या, हमें नहीं पता वो संख्या कौन सी है। 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। ठीक है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्याएं कितनी हैं, हमें बताना। तो उसने बोला है कि 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। जैसे मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी 12, जब आप इसको उल्टोगे अंकों को तो ये क्या हो जाएगी, 21। और जब इनको दोनों को जोड़ दोगे तो योग कितना आएगा, 2 1 3, 1 2 3। ठीक है, 33 आ रहा है। तो यही कहने का मतलब है कि 2 अंकों की एक संख्या जैसे यही संख्या है और उसके अंकों को उलटने पर बनी 21 जैसे ये बनी, पर बनी संख्या का योग 33 है। बस इतना बोल रहा है। तो संख्या के अंकों का अंतर 2 है, जैसे यहाँ पे संख्या के अंकों का अंतर कितना है, 1 है ना। तो संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी संख्याएं कितनी है, मैं ये बताऊं। सोल्व कर लेते हैं आओ। देखो यहाँ पे अगर बात करें तो लिखेंगे माना, माना संख्या, माना संख्या जो है x y है। तो जो y है ये तो इकाई का अंक है और x क्या है, दहाई का, इकाई दहाई पता है ना कैसे पढ़ते हैं। जिसमें मैंने लिखा 32, तो इकाई का अंक 2, दहाई का अंक 3, ऐसे इकाई का अंक y और दहाई का अंक x। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ठीक है, अब देखो, तो अगर बात करें पहली शर्त या दूसरी शर्त की कोई छोड़ो, लेकिन यहाँ पे आ जाओ सीधा। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो इस शर्त पे आ जाओ, पहले ये आसान है। तो अगर बात करें पहली शर्त, पहली शर्त, तो इसको पहली मान लो, क्या दिक्कत है। तो यदि संख्या के अंकों का अंतर, तो ये संख्या के अंक है x और y, तो इनके अंकों का अंतर कितना है, 2। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि जो संख्या है इसमें कौन सा अंक बड़ा ले रहे हो आप। कि आप इकाई का अंक बड़ा ले रहे हो कि दहाई का। जैसे मैंने आपके सामने संख्या लिखी 32, ठीक है, तो 32 के अंकों को उल्टोगे तो क्या आ जाएगी, 23। ठीक है, तो छोटी बड़ी होगी। अगर आप इसको लोगे, है ना, तो ये वाला अंक छोटा हो जाएगा, इसको लो तो ये वाला अंक बड़ा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, तो यहाँ पे जो है x को बड़ा ले रहा हूँ 22 से। जैसे यहाँ पे बड़ा 3 है, तो यानी कि x क्या है, दहाई का अंक इकाई के अंक से बड़ा। ठीक है, जब ही तो इनके बीच का अंतर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा ना। जैसे ये 32 थी अभी, इसको 23 किया, अब इनके बीच का अंतर, अंक का अंतर लोगे तो 3 माइनस 2 कितना आएगा, 1 पॉजिटिव आ रहा है। अब यहाँ पे अंतर लोगे तो कितना आएगा, 2 माइनस 3 कितना आ रहा है, माइनस के 1 नेगेटिव आ रहा है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? इसलिए आपको आप मान लो x बड़ा है। ठीक है, इस तरीके से आप मान के चल सकते हो। अब आ जाओ यहाँ पर,
अब दूसरी शर्त की बात करते हैं। दूसरी शर्त की अगर मैं बात करूं तो क्या बोल रही है कि दो अंकों की संख्या, ठीक है, एक्स वाई है, एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या। जब इसके अंकों को उलटो तो क्या बन जाएगी, बाई एक्स, ठीक है। बनी संख्या का योग, यानी कि ये दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग, इन दोनों संख्याओं का योग कितना है, 66 है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको जो है 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 कराया था, उसमें उदाहरण एक पार्ट जो भाग कराया था उसमें एक ऐसा क्वेश्चन था, तो मैंने आपको विस्तृत रूप में लिखना बताया था। जैसे 32 था ये, इसको जब विस्तृत रूप में लिखो, ये काय का अंक है और ये दहाई का अंक है। तो इकाई के अंक में तो 1 से गुणा करते हैं, दहाई के अंक में 10 से गुणा करते हैं, सैकड़ा के अंक में 100 से गुणा करते हैं। विस्तृत रूप में आपने छोटे क्लासों में लिखना सीखा होगा। तो इकाई के अंक में 1 से गुणा करोगे, 2 में 1 से गुणा प्लस लगाओगे, दहाई के अंक पे 3 है, 10 से गुणा करोगे कितना हो गया, 30 हो गया। तो ये क्या आ गया, विस्तृत रूप। तो यहाँ पे आप डाट नहीं सॉल्व कर सकते इनको, पहले इनको विस्तृत रूप में लिखना पड़ेगा। तो जो एक्स वाई है इसको विस्तृत रूप में लिखोगे तो इकाई के अंक क्या है, बाई, तो इकाई के अंक में 1 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, बाई, प्लस लगाओगे, दहाई का अंक क्या है, एक्स, तो दहाई में किससे गुणा करोगे, 10 से, तो ये हो गया 10x, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पे देखो ये प्लस लगा है, प्लस लगाओ, इसको भी इकाई का अंक क्या है, एक्स, इकाई के 1 से गुणा करो तो एक्स ही रहेगा, प्लस लगाओगे, बाई क्या है, दहाई का अंक, और दहाई के अंक में 10 से गुणा करो तो ये हो जाएगा 10 बाई, क्वेश्चन लगाओगे, और बराबर कितना है, 66। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अब यहाँ पे देखो तो ये 10x, अब क्वेश्चन हटा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे कोई माइनस का चिन्ह था नहीं, ठीक है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हो रही है। प्लस के 10y प्लस के x बराबर है 66। अब x x जोड़ो, 10x और 1x कितना हो गया, 11x, और 10y और 1y कितना हो गया, 11y बराबर कितना है, 66। अब इसको समीकरण तो मत मानना, देखो इसको तो मैंने मान लिया समीकरण 1, लेकिन इसको समीकरण तो मत मानना। क्यों, अभी देखो इसमें इसमें भी 11 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप बोलो हाँ आ रहा है, इन देखो इस पूरे में 11 कॉमन आ रहा है। अब 11 कॉमन ले लो ना, कॉमन आ रहा तो लो, तो कितना आ गया, x प्लस वाई बचा, फिर इसमें से 11 कॉमन आ गया, x बचा, यहाँ से 11 कॉमन आ गया, y बचा, बराबर कितना है, 66। अब यहाँ से x प्लस वाई बराबर 66, 11 गुणा ही कहाँ पे आएगी, नीचे आगे भाग में। अब मैं इधर की साइड लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो तो 11 से 66 6 बार कटेगी, यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 6। इसको मानो समीकरण नंबर 2, क्योंकि अब इनको विलोपन विधि से हल करना आसान हो जाएगा ना आपके लिए। क्योंकि देखो बाई बाई सेम सेम, अलग अलग चिन्ह, सिंपल जोड़ो, बाई कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, गायब हो जाएगा। तो क्या करना है आपको, सिंपल समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो यहाँ पे। तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर के 2, और समीकरण 2 क्या है, x प्लस वाई बराबर के 6। जब आप देखोगे तो सेम सेम अलग अलग चिन्ह कैंसिल, और x x 2x बराबर 6 2 8, तो x बराबर 8 बट्टे कितना आ गया, 2 गुणा की भाग में आ गई, और 2 से ये कैंसिल कितने बार हो जाएगा, 4 बार, तो x का मान आ गया 4। अब आप निकालो y का मान, तो y का मान जो आप समीकरण 1 में रखो, x का मान चाहे समीकरण 2 में, तो मैं रखूंगा समीकरण 2 में, तो यहाँ पे y के आगे माइनस लगाए तो माइनस वाले से बचना, ठीक है। समीकरण 2 में रखो, आओ, तो x का मान समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 क्या है, x प्लस वाई बराबर के 6। अब x का मान 4 रखोगे इसमें, तो प्लस वाई बराबर के 6, तो y बराबर 6, 4 इधर जाके हो गया माइनस, तो y बराबर बचा 6 में 4 गया तो 2, तो ये आ गया y का मान। यानी कि वो संख्या जो है हमने मानी थी क्या, एक्स वाई, क्या मानी थी, एक्स वाई बराबर कितनी आ गई, वो x का मान 4 है, यानी कि दहाई का अंक आ रहा है 4, इकाई का अंक आ रहा है 2, तो वो आ गई 42, ठीक है। कितनी आ गई, 42 आ गई। जब इसके अंकों को उलटोगे क्या बनेगी, 24 बन जाएगी, और 42 और 24 देखो, तो जब अंकों को उलटोगे तो बाई एक्स हो जाएगा, यानी कि 24, जोड़ो 4 2 6, 4 2 6, आ रही है कि ना आ रही बताओ, वही आ रहा है कि ना योग, बताओ। और अंकों का अंतर देखो, 4 2 का अंतर 2 है कि नहीं है, बताओ, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी संख्या कितनी है, तो ऐसी जो संख्या है, अगर आप 42 लिखोगे, देखो समझो यहाँ पे, अगर आप 42 लोगे, अंकों को लटो, 24 हो जाएगा, योग 66 आएगा। अगर आप पहले 24 लोगे, अंकों को लटो, 42 हो जाएगा, तो भी योग 66 आएगा। ये सिर्फ दो ही संख्या है, 42 और 24।
जिनके अंकों को उलटने पर योग 66 आएगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो ऐसी कितनी संख्याएं? 2। तो आप लिख देना यहाँ पे ऐसी 2 संख्याएं संभव हैं। कितनी संख्या संभव है? 2 संख्याएं संभव हैं। ठीक है भाई, मेरे पास बोर्ड की शॉर्टेज है, क्या करूं? ठीक है, तो 2 संख्याएं संभव है। ठीक है, तो इसलिए मैंने जो है सफलता पूर्वक इस तरीके से जो है चैप्टर 3 को खत्म कर दिया, निस्तेनाबूद कर दिया। प्रश्नावली कंप्लीट हो गई पूरी। 3.3 प्रश्नावली क्या पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो गया। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं हुआ। ये चैप्टर काफी लंबा चला गया क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें सीखने की थी। ठीक है, तो आपको काम आएंगी, बहुत सारी चीजें थी इसमें, टाइम लगा। और आज की क्लास आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।